अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के हवाले से है। यानी बेंजीन जो है वो किस हद तक स्टेबल है, आज हम इस पे बात करेंगे। पिछले लेक्चर में एक टर्म आपने पढ़ी थी, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ठीक है जी। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है उसका मतलब वही है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि बेंजीन के रिंग के ऊपर ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो डबल बॉन्ड अपनी जगह फिक्स नहीं होते और वो अपनी जगह जो है वो इस तरह चेंज करते रहते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं रिंग के ऊपर। और वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो रिंग के ऊपर ऐसे रोटेट करता रहता है। इसको वैसे तो रेजोनेट करना कहते हैं, वो आगे टॉपिक आएगा रेजोनेंस वाला, तो उसमें जाके ये टर्म ज़रा ज़्यादा हम बोलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है, ये मैंने कल भी आपको बताया था ऐसे दो स्ट्रक्चर्स बना के कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इस तरह अपनी जगह जो है वो बदलता रहता है। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली फिगर में यहाँ डबल बॉन्ड था, लेकिन नीचे वाली में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ ऊपर सिंगल था और यहाँ डबल है। इसका मतलब है कि ये डबल बॉन्ड जो है वो इस साइड पे भी आ सकता है, और इसी तरह ये डबल बॉन्ड जो है वो इस साइड पे भी आ सकता है, और ये डबल बॉन्ड जो है वो इस जगह भी जा सकता है। तो इस तरह जब ये अपनी जगह चेंज करेंगे तो ये नीचे वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसी तरह ये डबल बॉन्ड जो है वो अगर इधर आ जाए, और इसी तरह ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, और इसी तरह ये डबल बॉन्ड अगर इधर आ जाए, तो ये आप देखेंगे कि ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। इसका मतलब है कि ये डबल बॉन्ड जो है ये ऊपर अपनी जगह ऐसे चेंज करते रहते हैं, रिंग के ऊपर यूं घूमते रहते हैं, और इसी चीज़ को डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहते हैं। और यही डीलोकलाइजेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की, यही असल में स्टेबिलिटी या बेंजीन के स्टेबल होने की तरफ एक बड़ा अहम यूं कह लें कि कदम है। तो बात भी उसने आपकी बुक में यहीं से स्टार्ट की है कि जैसा कि पहले मेंशन किया जा चुका है कि बेंजीन जो है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है, और स्टेबिलिटी जो है वो किसकी वजह से है, जो एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की पाई जाती है उसकी वजह से। एक्सटेंसिव का मतलब होता है जो वसी पैमाने पे उसके अंदर इस तरह इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपनी जगह चेंज करता रहता है, तो उसको हम एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डीलोकलाइजेशन की वजह से ऐसा होता है। फिर आगे उसने लिखा है कि एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन कैन बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग इट विद हाइपोथेटिकल कंपाउंड 1,3,5 साइक्लोहेक्सा ट्राइइन, एंड दिस कैन बी डन बाय एस्टिमेटिंग देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बेंजीन किस हद तक स्टेबल है उसके लिए वो कहता है कि हम बेंजीन को एक 3 डबल बॉन्ड रखने वाली साइक्लिक या रिंग की शक्ल की जो अल्कीन होती है, जिसको 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन हम कहते हैं, ये एक किस्म की रिंग वाली साइक्लिक अल्कीन है 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन। वो कहता है कि इसके साथ हमने कंपेयर करना है किसको, बेंजीन को। अब आपको इस बात से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये तो बेंजीन ही मैंने लिख दी है, नहीं। आपने ये बात याद रखनी है कि ये अभी मैंने आपके सामने एक 3 डबल बॉन्ड रखने वाली रिंग की शक्ल की अल्कीन समझ लें कि लिखी है 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन। तो बेंजीन पे तो अभी बाद में बात होनी है ना। तो हम बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है उसके लिए उसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन के साथ। और कंपैरिजन हमने कैसे करना है, वो कंपैरिजन हमने करना है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू का। यानी हमने बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के साथ कंपेयर करना है। लेक्चर के दौरान लफ्ज और फिकरात गौर से अगर आप सुने तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बाद में मुझे क्वेश्चंस भेजते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन वो अक्सर क्वेश्चन वही होते हैं जो मैं आर्टिकल पढ़ाते वक्त लेक्चर के दौरान एक्सप्लेन कर चुका होता हूं। लेकिन आप लोग चूंकि ज़रा कम ध्यान से लेक्चर सुनते हैं, बेध्यानी में लेक्चर सुनते हैं, इसलिए आपको ये भूल जाता है कि ये बातें लेक्चर में डिस्कस कर दी गई हैं। तो इसलिए अब आप ज़रा गौर से सुने कि हमने बेंजीन की स्टेबिलिटी कैसे डिस्कस करनी है, कि हमने हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बेंजीन की
कंपेयर करनी है किसके साथ, 135 साइक्लोहेक्साट्राईन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के साथ। कैसे करनी है वो अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बात बढ़ेगी। अच्छा, अब अगली इंपॉर्टेंट बात जो अब आपने यहां से याद रखनी है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि जब हम हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं डबल बॉन्ड वाली जगह पे, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाया करता है, और उस दौरान जितनी अमाउंट ऑफ हीट या जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज होती है उसी को हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। जिन लोगों ने 8th चैप्टर में अल्कीन वगैरह का पोर्शन जरा गौर से सुना है उनको याद होगा कि हमने ये बात पीछे पढ़ी थी कि जब डबल बॉन्ड वाली जगह पे हाइड्रोजन के 2 एटम ऐड किए जाते हैं और बॉन्ड डबल से हम सिंगल होता देखते हैं तो 120 किलो जॉल पर मोल एनर्जी हमने 8th चैप्टर में पढ़ा था कि खारिज होती है। यही 120 जो है ये असल में हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहलाती है। यानी जब हाइड्रोजन का एक मालिक्यूल या दूसरे लफ्जों में 2 एटम डबल बॉन्ड वाली जगह पे जाके ऐड होते हैं और बॉन्ड डबल से सिंगल होता है तो उस अमल में जितनी एनर्जी खारिज होती है वही हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहलाती है। तो हमने हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कंपेयर करनी है बेंजीन की, और ये जो 135 साइक्लोहेक्साट्राईन आपके सामने एक 3 डबल बॉन्ड वाली रिंग की शक्ल की अल्कीन मैंने फर्ज की है, इनकी वैल्यू को। ठीक है जी। लेकिन काम जो अब हम स्टार्ट करेंगे वो पहले यहां से या बेंजीन से नहीं करेंगे। पहले हम कंसिडर करते हैं कि सपोज हमारे पास एक डबल बॉन्ड वाली रिंग की शक्ल की एक अल्कीन है, यानी एक साइक्लिक अल्कीन हमने ले ली है जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। इसका नाम जो है वो साइक्लोहेक्सीन हम जनरली कॉल कर सकते हैं कि ये साइक्लोहेक्सीन है। ये साइक्लो का लफ्ज जो है वो उसकी रिंग स्ट्रक्चर की वजह से साथ लगा। अब हमने इसके अंदर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करना है, तो एक हाइड्रोजन एटम रिंग की इस कार्बन से जा लगेगा और एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ जा लगेगा यहाँ, और बॉन्ड डबल से सिंगल हो जाएगा और प्रोडक्ट के तौर पे ये साइक्लोहेक्सेन जो है वो बन जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब ऐड होता है तो 120 किलो जॉल एनर्जी जो है वो खारिज होती है, जो कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है वो 119.5 होती है। तो ये आपकी बुक में -119.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो दिखाई गई है कि इतनी एनर्जी जो है वो खारिज होती है। तो ये आपकी बुक में वो लिखता है कि साइक्लोहेक्सीन जो कि एक 6 कॉर्नर वाला 6 कार्बन एटमों वाला 6 मेंबर्ड रिंग है और उसके अंदर एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो जब हम उसको इजीली हाइड्रोजिनेट करें तो वो हो जाएगा और वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें जो डेल्टा एच है इस रिएक्शन की वो -119.5 किलो जॉल है, यानी कि इतनी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है इसमें जो खारिज होनी है। एंड वेरी मच लाइक दैट ऑफ एनी सिमिलरली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। और ये आम सादा कोई भी जो सब्सटीट्यूटेड अल्कीन होती है, यानी कि ओपन चेन अल्कीन ही बेशक आप ले लें जिसमें सब्सटीट्यूशन भी वगैरह भी की गई होती है आमतौर पे, तो इस तरह की कोई भी अल्कीन जो है वो आप ले लें, सादा कोई भी ओपन चेन सीधी चेन वाली रिंग वाली ना भी लें, तो उसकी भी इतनी ही वैल्यू होती है जब उसके अंदर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड वाली जगह पे जाके ऐड होता है। तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी और 119.5 किलो जॉल एनर्जी इस सारे अमल में जो है वो खारिज होती है। अच्छा, इसी तरह अगर आप ले लें 2 डबल बॉन्ड वाली साइक्लिक अल्कीन, जैसा कि अब उसने आपको 1,3 साइक्लोहेक्साडाईन जो है वो दिखाई हुई है, तो ये है 1,3 साइक्लोहेक्साडाईन। अब ये 1,3 इसलिए कह रहे हैं कि जो नंबरिंग है डबल बॉन्ड की वो जहां डबल बॉन्ड वाली कार्बन मौजूद है वहीं से स्टार्ट होनी। अगर आप मिसाल के तौर पे ये स्टार्ट करें तो यहां से इधर को आए तो ये फर्स्ट नंबर कार्बन है और ये 3rd नंबर कार्बन है जहां पे डबल बॉन्ड बनता है, अगर आप ऐसे चलें। और अगर आप नीचे से उधर को चलें तो समझ लें कि ये फर्स्ट नंबर है और उस हिसाब से ये 3rd होगा। तो कहने का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो 1 और 3 पे ही बनती। तो ये 1 3 अगर ऐसे चलेंगे तो ये 1 और ये 3, और अगर ऊपर से आएंगे तो ये 1 और ये 3।
तो ऐसे यानी कि डबल बॉन्ड आगे को बढ़ रहा है। जिधर से दूसरा डबल बॉन्ड यानी नजदीक पड़ रहा है, नंबरिंग आपने उधर को कंटिन्यू करनी। अगर आप ऊपर से नंबरिंग करते हैं तो इधर से नजदीक आएगा दूसरा डबल बॉन्ड, तो इधर को आएंगे, और अगर आप नीचे से ऊपर को जा रहे हैं तो इधर से दूसरा डबल बॉन्ड नजदीक आएगा, तो आप ऐसे नंबरिंग करें। तो ये 1,3 साइक्लोहेक्साडाईन आ गई, और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अब इसमें ऐड हो सकते हैं क्योंकि 2 डबल बॉन्ड, और इसने भी साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाना है। अब आप जरा गौर करें कि अगर एक हाइड्रोजन ऐड करते वक्त -119 या 5 किलो जॉल एनर्जी खारिज होती है, तो इसका मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो फिर इससे डबल होनी चाहिए। तो इसको अगर आप 2 से ज़रब देंगे 119.5 को, तो समझ लें कि असूली तौर पे यहाँ जो एनर्जी खारिज होनी चाहिए वो 239 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो खारिज होनी चाहिए। ठीक है जी। तो लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली वो कहता है कि ये डन यानी कि किया जाता है, तो जो असल वैल्यू डेल्टा एच की आती है वो -231.5 किलो जॉल पर मोल जो है वो निकलती है। यानी कि हम अंदाजा लगा रहे थे -239 का, लेकिन वैल्यू निकलती है -231.5 की। तो यही चीज बता रहा है कि जब एक्सपेरिमेंट डन किया जाता है तो रिजल्ट निकलता है -235.5 किलो जॉल, एंड दिस रिजल्ट इज क्वाइट क्लोज टू व्हाट वी कैलकुलेटेड। और ये 231 वैल्यू जो है ये क्लोज यानी कि करीब करीब ही है उस -239 के, लेकिन बहरहाल एक फर्क तो है, तकरीबन कुछ 7-7.5 किलो जॉल एनर्जी कम रिलीज हो रही है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये -231.5 जो है ये 239 के मुकाबले में तकरीबन कोई यूं कह लें कि 7.5 किलो जॉल एनर्जी जो है वो कम है। तो ये क्यों कम है, तो वो यही चीज अब बता रहा है कि दिस रिजल्ट इज क्लोज टू व्हाट वी कैलकुलेटेड, बट द डिफरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्ट that compounds containing conjugated double bonds are usually somewhat more stable than those containing isolated double bonds। अब ये कॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड वगैरह के लफ्ज एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि एक बात हमेशा याद रखनी है कि केमिस्ट्री के अंदर जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल समझा जाता है, और जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होती है वो उतना ही लेस स्टेबल जो है वो समझा जाता है। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब ये जो कॉन्जुगेटेड अल्कीन और आइसोलेटेड अल्कीन का जिक्र हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऐसी तमाम अल्कीन्स के जिनमें 2 डबल बॉन्ड्स के दरमियान सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड दरमियान में मौजूद हो, या यूं कह लें कि दोनों डबल बॉन्ड जो हैं वो सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से अलग अलग हों, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड दोनों डबल बॉन्ड्स के दरमियान में हो, तो उस अल्कीन को कॉन्जुगेटेड कहते हैं। और जिन अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड के दरमियान सिंगल बॉन्ड ज्यादा हों उनको आइसोलेटेड जो है अल्कीन्स वो कहा जाता है। मसलन जैसे आप यहां देख सकते हैं कि एक ये डबल बॉन्ड है और एक ये डबल बॉन्ड है, और बीच में ये 1, 2 और ये 3 सिंगल बॉन्ड आ गए, तो इसको हम कहेंगे कि ये नीचे वाली जो है ये आइसोलेटेड अल्कीन है और ऊपर वाली जो है वो कंजुगेटेड अल्कीन है। तो वो कहता है कि ये जो 1,3 साइक्लोहेक्साडाईन वाली मिसाल है, इसमें ये जो 7.5 किलो जॉल एनर्जी कम खारिज हो रही है, उसकी वजह ये है कि ये असल में एक कंजुगेटेड अल्कीन है। आप जरा गौर करें, एक डबल बॉन्ड ये, एक ये, और दरमियान में ये सिंगल बॉन्ड। तो चूंकि दोनों डबल बॉन्ड्स के दरमियान सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये कंजुगेटेड अल्कीन है, और इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो खारिज कर रही है। तो ये नीचे उसने आपको बुक में कैलकुलेट करके भी दिखा दिया। फिर वो कहता है कि इफ वी एक्सटेंड दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, कि अगर इस किस्म की जो थिंकिंग है या इस किस्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे ज़रा फैलाएं और इसी तस्वुर को ज़रा हम आगे ले जाएं, तो अगर हम कंसिडर करें कि बेंजीन जो है वो एक 3 डबल बॉन्ड वाली साइक्लिक अल्कीन की तरह की चीज़ है। मसलन अगर मेरे पास इसी तरह एक 3 डबल बॉन्ड वाली साइक्लिक अल्कीन हो, ठीक है, यही जो हमने स्टार्ट में फर्ज की थी 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन, अगर मेरे पास ये होती 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन, अगर मेरे पास ये हो, ठीक है, अभी सपोज एक लम्हे के लिए मैं बेंजीन को जरा इग्नोर कर रहा हूं,
ये मैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूं कि ये एक डबल बॉन्ड वाली साइक्लिक एल्कीन थी, ये दो वाली हो गई। इसी तरह अगर ये तीन डबल बॉन्ड वाली एक साइक्लिक एल्कीन मेरे पास हो तो उसमें जारी बात है तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे और बनना उसने भी इस तरह साइक्लोहेक्सेन है। तो असूली तौर पे उसमें कितनी एनर्जी खारिज होनी चाहिए, उसमें जारी बात है इस 119.5 से 3 गुना ही होनी चाहिए। तो ये 119.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये हो जाएगा -358.5 किलो जॉल पर मोल। अब आपको पता है कि जब हम कागज पे बेंजीन लिखते हैं तो हम बेंजीन भी तो ऐसे ही लिखते हैं कि रिंग बना के तो उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड डाल देते हैं। तो असूली तौर पे बेंजीन में भी इसी तरह 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे और बेंजीन भी इसी तरह साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी। तो असूली तौर पे बेंजीन की भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यही होनी चाहिए, मतलब -358.5, क्योंकि 135 साइक्लोहेक्साट्राईन की भी तो इतनी होती। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो पता चलता है कि बेंजीन के अंदर जब आप हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड करते हैं और वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होती है तो जो डेल्टा एच वैल्यू आती है वो सिर्फ 208 आती है, यानी बेंजीन सिर्फ 208 किलो जॉल एनर्जी खारिज करती है, हालांकि असूली तौर पे उसको -358 ही खारिज करनी चाहिए। तो ये जो बेंजीन 150.5 किलो जॉल एनर्जी कम खारिज करती है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो कम खारिज करेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल समझा जाएगा। तो बेंजीन अगर 150.5 किलो जॉल कम खारिज करती है तो इसका मतलब है कि फिर बेंजीन जो है ये इस 135 साइक्लोहेक्साट्राईन के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल समझी जाएगी। और इसका मतलब है कि बेंजीन, दूसरे लफ्जों में यूं भी कहा जा सकता है कि बेंजीन इस 135 साइक्लोहेक्साट्राईन के मुकाबले में 150 किलो जॉल पर मोल के हिसाब से ज्यादा स्टेबल कंसिडर की जाएगी। ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया है 358.5 और 208 के दरमियान, कितना डिफरेंस आया जी? 150.5। ये जो 155.5 का डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस जो है ये केमिस्ट्री की जुबान में रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। इसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ये रेजोनेंस का लफ्ज असल में ये इसी शय को ज़ाहिर करता है, किसको? ये जो आपने यहाँ स्टार्ट में डीलोकलाइजेशन का लफ्ज लिखा देखा था, तो वो एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की है, ये उसकी वजह से ही, यानी कि ये 150 किलो जॉल का फर्क आया उसके अंदर, लिहाजा इसको रेजोनेंस कहते हैं। और वो जो यहाँ मैंने डीलोकलाइजेशन लिखा था, वो डीलोकलाइजेशन का ही दूसरा नाम असल में हम रेजोनेंस भी लेते हैं केमिस्ट्री की जुबान में। नेक्स्ट आर्टिकल पे इस पे तफसीली बात भी होगी। तो ये जो 150.5 किलो जॉल का डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस असल में रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। उसने भी लास्ट पैराग्राफ में यही चीज बयान की है कि इंडीड बेंजीन इज मोर स्टेबल देन द हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राईन, कि बेंजीन जो है ये ज्यादा स्टेबल है इस 135 साइक्लोहेक्साट्राईन के मुकाबले में। और कितनी स्टेबल है? 150.5 किलो जॉल पर मोल, यानी इस हिसाब से ज्यादा स्टेबल है। और ये जो डिफरेंस है हीट ऑफ एक्चुअली रिलीज्ड, यानी जो असल में एनर्जी रिलीज हो रही है उस वैल्यू का, और ये जो आपने केक्यूले के पेश करदा नजरिए के मुताबिक 135 साइक्लोहेक्साट्राईन का स्ट्रक्चर लिखा था, इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है 358, इस कैलकुलेटेड वैल्यू का और इस एक्चुअली रिलीज्ड वैल्यू का ये जो डिफरेंस आया है आपके पास, ये 208 आपकी एक्चुअली रिलीज्ड वैल्यू है, 358 आपकी कैलकुलेटेड है। तो ये जो कैलकुलेटेड का और एक्चुअली रिलीज्ड का ये जो डिफरेंस आया है 150.5, इस डिफरेंस को ही हम केमिस्ट्री की जुबान में रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। वो कहता है इट मींस, इसका मतलब है कि बेंजीन शोज द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। इसका मतलब बेंजीन जो है वो रेजोनेंस का अमल शो करती है। ये रेजोनेंस वही है जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जिसको कहा था, ये उसी को रेजोनेंस कह रहा है कि इसका मतलब बेंजीन रेजोनेंस का अमल शो करती है।
विच मेक्स इट मोर स्टेबल, और यही चीज उसको ज्यादा स्टेबल बनाती है देन अदर्स, दूसरे मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में। एंड इट मीन्स इट इंडीड बेंजीन जो है उसको आप यूं कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, मेकिंग इट ए वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, और ये डीलोकलाइजेशन ही उसको बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बना देती है। अब इसमें एक ग्राफ सा बना हुआ है, इस पे कोई बकायदा तफसीली डिस्कशन आपकी बुक में नहीं की गई, लेकिन ये उसने असल में यही जो आपने अभी 3 किस्म के कंपाउंड पढ़े हैं, साइक्लोहेक्सीन और 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन और 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन और बेंजीन वगैरह, उन्हीं को कंपेयर किया है, उनकी एनर्जीज को कंपेयर किया है। इसको हम केमिस्ट्री की ज़बान में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी कहते हैं। तो ये बहरहाल ये बाकायदा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लफ्ज़ तो यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ उसने, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि इसको हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कहते हैं। ये एक किस्म का ग्राफ सा जैसे होता है ना, इस तरह उसने ये ग्राफ सा बना के तो कंपैरिजन किया है तीनों की एनर्जीज का। तो ये आप ज़रा रफली यहाँ से इसको समझ सकते हैं कि ये ग्राफ कैसे आप बना सकते हैं। यूँ समझ लें कि हमने सबसे पहले ये सबसे पहले हमने ये साइक्लोहेक्साडाइन बना दी, और अब इसके अंदर हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड कर सकते हैं, तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी। आप यूं समझ लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे ये जो हाइट है, ये हाइट असल में इसकी डेल्टा एच वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। कितनी? वो जो हमने पीछे पढ़ा था कि ये एक मॉलिक्यूल जब ऐड होता है हाइड्रोजन का तो 119.5 किलो जूल एनर्जी खारिज होती है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इतनी हाइट है ये उस 119.5 किलो जूल को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह अगर हम साइक्लोहेक्साडाइन की बात करें तो उसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड हो सकते हैं, तो उसमें जो एनर्जी खारिज होनी है वो कितनी होनी है जी? 231.5। तो ये जो इतनी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतनी हाइट जो है ये उस 231.5 को रिप्रेजेंट करती है, -231.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी को ये हाइट जो है वो रिप्रेजेंट करती। और इसी तरह पे अगर आप 135 साइक्लोहेक्साट्राइन को देखें तो 135 साइक्लोहेक्साट्राइन के अंदर 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड हो सकते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इतनी हाइट है ये हाइट रिप्रेजेंट करती है जो 3 मॉलिक्यूल ऐड होने पे -358.5 किलो जूल एनर्जी खारिज होनी थी, ये हाइट उसको रिप्रेजेंट करती। अब हम बात करते हैं किसकी? बेंजीन की। तो उसने बेंजीन को अंग्रेजी में यूं कह लें कि वैसे लिखा है, लेकिन हम चलो उसका स्ट्रक्चर ही बना के लिख देते हैं कि ये बेंजीन है। तो बेंजीन के अंदर भी 3 मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन के खारिज होंगे, लेकिन उसमें कितनी एनर्जी खारिज होगी? 208। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट जो है ये बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो कि 208 होती है, ये उसको रिप्रेजेंट करती। तो ये इस तरह आप देख सकते हैं कि ये है। और ये जो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना एनर्जी डिफरेंस बन रहा है, ये वही है जिसको रेजोनेंस एनर्जी हम कहते हैं, यानी 150.5 किलो जॉल जो लेस एनर्जी खारिज करता है बेंजीन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना डिफरेंस असल में ये उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जिसको आप रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं।